अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 14 के बारे में, जिसका नाम था मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और कर लिए थे वो ये टॉपिक्स थे जिन पे हमने बात कर ली है। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एसी जनरेटर डिस्कस किया था, और आज के लेक्चर के अंदर हम मैग्नेटो के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा उन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे जो कि एसी जनरेटर से मुताल्लिक हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे डीसी जनरेटर के बारे में और इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। तो शुरुआत करते हैं मैग्नेटो से कि मैग्नेटो क्या चीज़ होती है। हम जानते हैं कि एसी जनरेटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन होती है, एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जिसका काम होता है कि वो कन्वर्ट करे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। हम उसे एसी जनरेटर कहते हैं। अब मैग्नेटो क्या है? तो मैग्नेटो एक ऐसे जनरेटर को कहा जाता है कि जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं परमानेंट मैग्नेट। तो मैग्नेटो दरअसल एक ऐसी डिवाइस हुई जिसके अंदर मैग्नेट इस्तेमाल होता है, और काम वही होता है जो जनरेटर का होता है। तो आप बस ये याद रखें कि मैग्नेटो क्या चीज़ है। मैग्नेटो एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है जिसके अंदर आप परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं ताकि क्या प्रोड्यूस करवाया जा सके, पल्सेस एसी की, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करवाया जा सके। हम उसे मैग्नेटो कहते हैं। आप देख रहे हैं ये पल्सेस कहलाती हैं। ये जो पल्सेस हैं ये एसी की पल्सेस हैं बेसिकली। यहाँ पर करंट जो है डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, यहाँ पर मुसलसल 1 सेकंड में कई बार। ऐसा करंट जो बार बार अपने डायरेक्शन को चेंज करता है हम उसे एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट का नाम देते हैं। आमतौर पर मैग्नेटो जो इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें परमानेंट मैग्नेट हम यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करने के लिए, और ये आमतौर पर इग्निशन सिस्टम के अंदर यूज़ किए जाते हैं मुख्तलिफ इंजन्स को ड्राइव करने के लिए, ताकि स्पार्क प्लग तक जो है हीट एनर्जी सप्लाई की जा सके। अब ये जो इग्निशन सिस्टम है वो गैसोलीन इंजन के भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो डिफरेंट आप यूज़ होते हुए देखते हैं, जो कि पेट्रोल इंजन हो सकते हैं, मोटर बाइक्स के हो सकते हैं, इसके अलावा मोटर बोट्स के अंदर होते हैं। तो मैग्नेटो भी एक जनरेटर ही होता है, बस फ़र्क इतना है कि इसके अंदर मैग्नेट हम यूज़ करते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस एसी जनरेटर के मुतालिक कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। तो हम जो न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहे हैं, इस न्यूमेरिकल के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक जनरेटर है और उसके कॉइल के ऊपर हमने बेसिकली कॉइलिंग जो की है उस पर कितने टन्स हैं, 100 टन्स हैं हमारे पास। तो इसका मतलब नंबर ऑफ टन्स हमें पता लग गए, और नंबर ऑफ टन्स हमें कितने पता लग गए, 100 नंबर ऑफ टन्स आ गए। जबकि इस कॉइल का जो एरिया है वो कितना है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने एरिया लिख देना है 500 cm स्क्वायर। अब यहाँ जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है, हमें इसे कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर के अंदर। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने का तरीका कुछ ये होता है कि आप जो है गिवन वैल्यू को डिवाइड करते हैं 100 के स्क्वायर से। तो 100 के स्क्वायर से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ताकि आप सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में तब्दील कर सकें। तो जवाब मिला 0.05 स्क्वायर मीटर का, तो ये हमें मीटर स्क्वायर में। जबकि क्वेश्चन के अंदर देखें गिवन है फील्ड, और फील्ड कितनी गिवन है क्वेश्चन में, तो 0.06 वेबर पर मीटर स्क्वायर की फील्ड गिवन है। ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। कैपिटल बी is a symbol which is used for magnetic field. इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है हाउ फास्ट द कॉइल रोटेटेड। हाउ फास्ट मतलब कितनी रफ्तार से कॉइल को रोटेट करना चाहिए, यानी रोटेट करने वाली वेलोसिटी हमसे पूछी जा रही है। क्यों रोटेट करना है, तो आगे एक वजह लिखी है उन्होंने। रोटेट इसलिए करना है ताकि आप मैक्सिमम वोल्टेज या ईएमएफ प्रोड्यूस करवा सकें जनरेटर से, क्योंकि जनरेटर का काम भी यही होता है कि एक ऐसी डिवाइस जो वोल्टेज को प्रोड्यूस करे, जो ईएमएफ सप्लाई करे, हम उसे जनरेटर कहते हैं। तो यहाँ पर जनरेटर हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम वोल्टेज को प्रोड्यूस करवा सकें। तो हमें कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करवाना है, 150 वोल्ट, और मैक्सिमम वोल्टेज का जिक्र आया है। तो यहाँ पर ईएमएफ यानी वोल्टेज तो होगा 150 वोल्ट्स। ई यहाँ पे वोल्टेज को हम ई से रिप्रेजेंट करें, ई मीन्स ईएमएफ है। जबकि मैक्सिमम वोल्टेज का क्योंकि जिक्र आया है, और मैक्सिमम वोल्टेज के लिए जो एंगल होता है वो कितना होना चाहिए, तो एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, अदरवाइज वोल्टेज मैक्सिमम नहीं होगा। अगर आप 90 से कम करेंगे तो वोल्टेज मिनिमम होता जाएगा और 0 डिग्री पे बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। हमें मालूम करना है ओमेगा। ओमेगा क्या है, वेलोसिटी दो तरह की होती है। हमें लीनियर वेलोसिटी के बारे में बात नहीं करनी, टेंजेंशियल वेलोसिटी के बारे में बात नहीं करनी। हमें जो डिस्कस यहाँ पे इस क्वेश्चन में करना है
वो है कॉइल के रोटेशन के बारे में। कॉइल कितना तेज रोटेट करे कि उसके अंदर वोल्टेज प्रोड्यूस हो जनरेटर का 150 वोल्ट, इतना जनरेटर वोल्टेज को प्रोड्यूस करे 150 वोल्ट्स। हमें यही बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि जनरेटर अगर ज़्यादा रोटेट करवा देते तो मे बी कि वोल्टेज 150 से ज़्यादा हो जाए। जनरेटर कम रोटेट होता है इसको कॉइल, तो मे बी वोल्टेज 150 से कम हो जाए। तो हमें एग्जैक्टली बताना है कि हम जनरेटर के कॉइल को कितना रोटेट करें कि हमें आउटपुट पे कितना वोल्टेज मिले, 150 वोल्ट्स का वोल्टेज मिले हमें। तो अब बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, और हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ईएमएफ का फॉर्मूला। ये ईएमएफ फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था जब हम एसी जनरेटर का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। और ईएमएफ का फॉर्मूला होता है एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, एरिया ऑफ द कॉइल, और बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा बेसिकली कॉइल का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना है। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या है, हमें ई गिवन है 150 वोल्ट्स, नंबर ऑफ टर्न्स 100 गिवन है, एरिया हमें 0.05 है, मैग्नेटिक फील्ड 0.06 और एंगल 90। तो हम यहाँ से फॉर्मूले की ज़रा अरेंजमेंट कर कर ओमेगा का फॉर्मूला बनाते हैं। तो ओमेगा का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं एन नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई में है तो हमने इसको डिवाइड में लिख दिया, एरिया मल्टीप्लाई से डिवाइड में बी और साइन थीटा भी डिवाइड में आया। तो फॉर्मूला क्या बना, ओमेगा इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय एन ए बी। यहाँ वी जो है बेसिकली वोल्टेज है, तो आप इस v की जगह पर ईएमएफ भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे तो आप E लिख दें या तो आप V लिख दें, दोनों का मतलब एक ही है। यानी वोल्टेज की जगह पर आप ईएमएफ भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू E की भी है और ये वैल्यू वोल्टेज की भी है। तो हमें यहाँ पर बेसिकली ओमेगा कैलकुलेट करना है कि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी को, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पहले हमें ईएमएफ या वोल्टेज की वैल्यू पुट करनी है। तो ईएमएफ या वोल्टेज की वैल्यू कितनी है हमें गिवन क्वेश्चन में, तो 150 वोल्ट गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स 100 टर्न्स थे इस कॉइल पर, एरिया कॉइल का 0.05 था, मैग्नेटिक फील्ड 0.06 और एंगल 90 डिग्री था। हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जवाब मिला हमें 500 रेडियन पर सेकेंड। यानी अगर कॉइल हर सेकेंड में 500 रेडियन का एंगल बनाता है घूमते हुए, तो इसका मतलब ये होगा कि वो कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है, 150 वोल्ट्स। इन केस हम कहते हैं कि एक सेकेंड में 1000 रेडियन है, तो अगर 1000 रेडियन एक सेकेंड में करता है, घूमता है, वो रोटेशन करता है, तो इसका मतलब वो वोल्टेज 150 से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो वोल्टेज को ज़्यादा करने के लिए आपको ओमेगा बढ़ाना पड़ता है, और वोल्टेज कम प्रोड्यूस करवाने के लिए ओमेगा कम करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम जो है ओमेगा कितना मान रहे हैं, 500 रेडियन पर सेकंड मान रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो है कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करवाना है, 150 वोल्ट्स। तो 150 वोल्ट्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए आपको एंगुलर वेलोसिटी कितनी रखनी पड़ेगी, 500 रेडियन पर सेकेंड रखनी पड़ेगी, ये ज़रूरी होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई ओमेगा की। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट यानी AC। हमारे पास एक जनरेटर है जिसका नाम है AC जनरेटर, और इसको ऑपरेट किया जा रहा है 50 Hz यानी कि हर्ट्स। तो हमें यहाँ पर हर्ट्स एक यूनिट गिवन है, और आमतौर पर जो हर्ट्स का यूनिट होता है ये हम जिस क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में गिवन है, Hz यानी हर्ट्स आपको ये गिवन। ये किसका यूनिट होता है, तो ये यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का। तो आपको बेसिकली फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ जनरेटर का जो कॉइल होता है जो मुसलसल रोटेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है, वो 50 हर्ट्स है। इसका मतलब जनरेटर कॉइल एक सेकंड में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। और कितनी बार घूम रहा है, 50 बार घूमता है हर सेकंड में, 50 बार, एक सेकंड में 50 बार, 2 सेकंड में आप कह सकते हैं कितनी बार, 100 टाइम्स हो जाएगा, फिर 3 सेकंड में 150 टाइम्स हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। हाउ मेनी रोटेशंस अ कॉइल कंप्लीट इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो हमें क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी के बारे में गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी हमने लिख भी दी कि फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 50 हर्ट्स के बराबर है। एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी होता है। जबकि कॉइल के टर्न्स कितने हैं, हमने कहा कॉइल के टर्न्स जो हमारे पास 200 नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के पास मौजूद थे। इस कॉइल का जो एरिया है यानी लेंथ और ब्रेथ का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना है, 120 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर एरिया भी लिख सकते हैं कि 120 cm स्क्वायर। अगेन अभी बात हुई थी आपसे कि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है सिस्टम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग मीटर स्क्वायर होता है, स्क्वायर मीटर होता है। तो आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं गिवन वैल्यू को, किससे डिवाइड करते हैं, 100 के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं आप। तो 100 से स्क्वायर डिवाइड करने पर क्या मिलेगा आपको, तो डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 0.012। ये हमने डिवाइड किया और यूनिट लिख दिया मीटर स्क्वायर।
इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है कितना, 240 वोल्ट्स, जिसको हम ईएमएफ कहते हैं। तो ईएमएफ कितना आ गया, 240 वोल्ट्स, क्योंकि मैक्सिमम है और मैक्सिमम वोल्टेज के लिए जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होना चाहिए। हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें, क्लियर है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको मैग्नेटिक फील्ड डिटरमिन करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करता है। अब हम इसके सोल्यूशन को सोल्यूशन की तरफ देखते हैं, और सोल्यूशन कुछ ये है इसका कि हमें बेसिकली बी मालूम करना है, और बी जो फाइंड करते हैं उसको फाइंड करने के लिए ईएमएफ फॉर एसी जनरेटर जो था वो ये था कुछ, उसमें हमें नंबर ऑफ टर्न्स देखने होते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, इसके अलावा हमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा देखनी होती है, इसके अलावा हमें एरिया पे बात करनी पड़ती है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है उसको डिस्कस करना पड़ता है, और कॉइल का एंगल देखना पड़ता है। ये तमाम वो पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से हम एसी जनरेटर जो ईएमएफ प्रोड्यूस करता है वो कैलकुलेट करते हैं। तो इस फॉर्मूले के अंदर आपको नंबर ऑफ टर्न्स तो एन तो गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, और कितना है 200, तो हमें एन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईएमएफ भी गिवन है 240 वोल्ट्स, एरिया भी गिवन है आपको यहाँ पर। हमें बी कैलकुलेट करना है, तो बी कैलकुलेट करने के लिए आपको ओमेगा भी पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करने जा रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने जा रहे हैं। और एंगुलर वेलोसिटी का जो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशनशिप होता है वो कुछ ये होता है कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय एफ। यानी अगर आप ओमेगा को फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई करना होता है, 2 पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने देखा यही किया कि फ्रीक्वेंसी की जगह जो लिख दिया हमने यहाँ पर 50, जबकि पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, और 2 एज इट इज लिखा हमने यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई करने पर हमें जवाब मिला 314, और ओमेगा का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड होता है। तो अब हमने ओमेगा फाइंड कर लिया है। अब हमने जो फॉर्मूला ऊपर डिस्कस किया है उसी को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ईएमएफ ऑफ फॉर एसी जनरेटर इक्वल्स टू एन नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एरिया ऑफ द कॉइल, बी मैग्नेटिक फील्ड और एंगल। हम यहाँ से क्यों ना बी का फॉर्मूला अरेंज कर ले ताकि बी कैलकुलेट हो सके। तो बी का फॉर्मूला अरेंज करने के लिए एन को, ए को, ओमेगा को और साइन को हमने ये सब मल्टीप्लाई होता हुआ देखा, तो इसको कहाँ पर लिखेंगे, हम डिवाइड में लिख देंगे। डिवाइड में लिखने के बाद वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पहले हम किसकी वैल्यू लिख रहे हैं, ईएमएफ की वैल्यू लिख रहे हैं, और ईएमएफ की वैल्यू कितनी है 240 वोल्ट्स, देखिए क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा नंबर ऑफ टर्न्स 200 गिवन है, जबकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी 314 है गिवन आपको, एरिया 0.012 है और एंगल 90 डिग्री है। तो इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे आप, पहले तो 200 को इंटू 314 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0212 से और साइन 90 से, तो जवाब मिलेगा 753.6। उसके बाद उसको न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का जवाब मिल जाएगा 0.31 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड किया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। पिछले क्वेश्चन के अंदर हम बात कर रहे थे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, और इस क्वेश्चन के अंदर हमने किसके बारे में बात की, मैग्नेटिक फील्ड। यानी पिछले क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि कॉइल कितना ज़्यादा रोटेट करे कि वो मैग्नेटिक फील्ड वोल्टेज प्रोड्यूस करे 150 का। इस क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि अगर उसको 240 वोल्ट्स का मैग्नेटिक इसको मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, 0.3184 होनी चाहिए, 184 होनी चाहिए। ये हमने कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा जाता है कि हमारे पास एक जनरेटर है जिसके पास कितने टर्न्स हैं, 360 टर्न्स हैं उसके पास, और कॉइल रोटेट करता है 420 रेवोल्यूशन पर मिनट पर, और 0.14 टी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो टी है बेसिकली टेस्ला को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंट यूनिट हो सकते हैं, आप मैग्नेटिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ टेस्ला भी लिख सकते हैं, आप मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। तो आपकी मर्जी पर टेक्स्ट बुक में दोनों यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी यूज़ किया जाता है, टेस्ला भी, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं कि टेस्ला बड़ा है वेबर मीटर स्क्वायर छोटा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी मर्जी होती है, आप गिवन वैल्यू के साथ मैग्नेटिक फील्ड के टेस्ला लिख सकते हैं, आपकी मर्जी होती है वेबर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, जबकि पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपको गिवन है ईएमएफ यानी वोल्टेज की कितनी है, 50 वोल्ट्स। तो क्वेश्चन के डेटा की तरफ चलते हैं, और हमसे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया था, हमसे कहा गया था क्वेश्चन के अंदर कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने गिवन है, 360 नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, हमने लिख दिया नंबर ऑफ टर्न्स 360। इसके अलावा क्वेश्चन में हमसे गिवन था पर मिनट, 1 मिनट में 420 बार घूम रहा है वो। तो 1 सेकंड में रोटेशन या 1 मिनट में रोटेशन की बात जब भी करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी की मैंने आपको 420 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो अब हम फ्रीक्वेंसी जो कि मिनट में सेकंड के हिसाब से बात करते हैं, तो सेकंड के हिसाब जब हम बात करते हैं तो सेकंड के हिसाब से करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो हमने 420 को डिवाइड कर देना है किसके साथ, हमने 420 को डिवाइड कर देना है 60 के साथ। तो जवाब मिल जाएगा 7 RPS, आर रेवोल्यूशन, पी
पर और एस सेकंड, 7 रेवोल्यूशन पर सेकंड, आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट होता है। अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बी होती है, कैपिटल बी, जिसकी वैल्यू कितनी है 0.14 टी यानी टेस्ला होती है। जबकि ईएमएफ की जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में आपको, वो कितनी गिवन है ईएमएफ की वैल्यू, तो हम कह सकते हैं ईएमएफ की जो वैल्यू गिवन है 50 वोल्ट्स के बराबर ईएमएफ की वैल्यू है। जबकि कॉइल जो है 5.0 सेंटीमीटर वाइड है, यानी विड्थ आपको गिवन है कॉइल की, तो हमने यहाँ पर लिख दिया उसका ब्रेथ जो है 5.0 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, डिवाइड बाय 100 करेंगे, 100 का स्क्वायर नहीं करते, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाने के लिए 100 का स्क्वायर करते हैं, अदरवाइज सेंटीमीटर टू मीटर जाना है तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। जबकि एंगल कितना है हमारे पास क्वेश्चन में, तो एंगल 90 डिग्री क्यों कह रहे हैं हम, इसलिए कह रहे हैं कि पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस करवानी है, और मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस करवाने के लिए आपको एंगल कितना रखना होता है, 90 डिग्री रखना होता है। हमें मालूम करना है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द कॉइल, कॉइल की लेंथ कितनी होगी। आप जानते हैं कॉइल कुछ इस तरह का होता है, इस कॉइल के पास दोनों चीज़ें होती हैं, इस कॉइल के पास इसकी ब्रेथ भी होती है, इस कॉइल के पास इसकी लेंथ भी होती है। तो सवाल में आपको ब्रेथ तो बता दी गई है, और वो कितनी बताई गई है 5.0 यानी 0.05 मीटर। हमसे लेंथ पूछी जा रही है कि लेंथ क्या होगी, तो फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर अपनी रिक्वायर्ड चीज़ को, यानी लेंथ को। तो हम सबसे पहले तो ओमेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ईएमएफ के फॉर्मूले के अंदर हमें एंगुलर वेलोसिटी लाजमी तौर पर चाहिए होती है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, उसमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए होती है आपको ओमेगा, साथ में एरिया चाहिए होता है, और बी यानी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है। यानी इन सब बातों पर डिपेंड करती है क्या चीज़, ईएमएफ डिपेंड करती है, और साथ में हमें एंगल लिखना होता है साइन थीटा। तो हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइंड कर रहे हैं। तो अभी पिछले न्यूमेरिकल्स में भी हमने ओमेगा कैलकुलेट किया था, ओमेगा का फॉर्मूला 2πf होता है। वैल्यूज पुट करते हैं, f की वैल्यू 7 है, तो जवाब मिलेगा आपको 43.96 रेडियन पर सेकेंड। ये हमने एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के अगले हिस्से के हवाले से, जिसके अंदर हमें लेंथ कैलकुलेट करने को कहा गया था। तो हमने कहा कि इस फॉर्मूले के अंदर तो लेंथ का कोई जिक्र नहीं था, तो हमने कहा एरिया तो आ रहा है, और किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया कैसे निकाला जाता है। तो एरिया निकालने का तरीका बहुत आसान होता है कि आपने क्या करना होता है, लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट लेना होता है। प्रोडक्ट ले लेंगे आप इसका, तो क्या मिल जाएगा आपको, एरिया मिल जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या मिल गया आपको, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। इसके बाद हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, और यहाँ से लेंथ का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि लेंथ डिटरमिन करनी है आपको। तो लेंथ का फॉर्मूला कुछ ये बनेगा, तो देखें एन ओमेगा बी और बी साइन थीटा ये सब मल्टीप्लाई होता है, हमने डिवाइड में लाके लिख दिया। यहाँ पे 2 बी आ रहे हैं, स्मॉल बी ब्रेथ है और कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड होता है, डिफरेंट है दोनों ना। तो अब हम इसमें वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट करें, तो ईएमएफ की वैल्यू 50 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप देख सकते हैं डाटा में लिखी हुई है। नंबर ऑफ टर्न्स 360 गिवन है आपको, ओमेगा गिवन है, बी गिवन है, कैपिटल बी गिवन है, एंगल गिवन है। तो हमने लेंथ मालूम की 0.45 मीटर। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो 0.45 को जब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे आप, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करने पर आपको जवाब कितना मिलता है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करने पर जवाब मिलता है 45 सेंटीमीटर का जवाब मिलता है। तो हमने यहाँ पर अपने जवाब को सेंटीमीटर में भी बता दिया। तो ये कॉइल की लेंथ होनी चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो उसकी विड्थ होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी लेंथ होनी चाहिए 45 सेंटीमीटर, इन ऑर्डर टू जनरेट एन ईएमएफ ऑफ 50 वोल्ट्स। तो इस रिक्वायरमेंट में हमने किसके बारे में बात की कि कितनी उस कॉइल की लेंथ होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा जा रहा है हमारे पास एक स्क्वायर कॉइल है। स्क्वायर का मतलब तो हम जानते हैं, जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हो, हम उसी को स्क्वायर कहते हैं। तो अगर ये स्क्वायर है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हैं, ये साइड भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल, इट मीन्स स्क्वायर कॉइल है हमारे पास। और इसकी हर साइड की लेंथ 16 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 16 सेंटीमीटर तमाम साइड की लेंथ है। 16 ये भी है, 16 ये भी है, 16 ये भी है, और 16 ये भी है, तमाम साइड की लेंथ जो है 16 सेंटीमीटर के बराबर है। जबकि ये कॉइल रोटेट करता है कहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.05 टेस्ला, टी यानी टेस्ला होता है। जबकि पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ वोल्टेज की कितनी, 12 वोल्ट। आपने मालूम करना है व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल, आपने ओमेगा डिटरमिन करना है। तो डाटा को सॉल्व करते हैं। डाटा के अंदर सबसे पहले हमने लिख दिया लेंथ ऑफ द कॉइल। तो देखिए क्वेश्चन में शुरू में लिखा हुआ था कि कॉइल की जो लेंथ थी वो कितनी थी, 16 सेंटीमीटर थी, तो हमने लिख दिया लेंथ 16 सेंटीमीटर है। लेकिन तो सेंटीमीटर में आ रही है, वैल्यू तो मीटर में होनी चाहिए। तो मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, डिवाइड बाय 100 किया जाता है। तो हमने भी डिवाइड बाय 100 किया, 16 डिवाइड बाय 100, और जवाब कितना मिला आपको, 0.16 मीटर मिला जवाब आपको। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट जो हमसे बात कही जा रही थी वो नंबर ऑफ टन्स के हवाले से थी, और नंबर ऑफ टन्स कितना है हमारे पास, 200 नंबर ऑफ टन्स की भी है। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ टन्स 200 हमें बताए जा रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड यानी कैपिटल बी 0.05 टेस्ला, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लिख दी टेस्ला इतनी। और ईएमएफ कितने थे, 12 वोल्ट ईएमएफ थे। जबकि क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही थी,
पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ की बात की जाइए, और पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितने एंगल पर जनरेट होती है, 90 डिग्री पर होती है। मालूम करना है अपने एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा कहा जाता है, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी होता है। अब स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन के अंदर हम वही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं अब तक जो हम पिछले न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ किए थे। ई एम एफ इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स ओमेगा एरिया ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा। अब इसको हम कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं कि हम यहाँ से ओमेगा कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ओमेगा कैलकुलेट करने से पहले आप देखें यहाँ पर एरिया रिक्वायरमेंट है। हमें क्वेश्चन में एरिया तो गिवन है, लेंथ गिवन है। हम जानते हैं स्क्वायर का एरिया कैसे निकाला जाता है। अगर आप साइड का स्क्वायर करते हैं तो एरिया पता लग जाता है। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, एल स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं एरिया की जगह पर क्या लिख देता हूँ, मैं एरिया की जगह लिख देता हूँ एल स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ से ओमेगा का फॉर्मूला बना लेना चाहिए। तो ओमेगा का फॉर्मूला कैसे बनेगा, बाकी जो वैल्यूज ओमेगा के राइट या लेफ्ट पे लिखी हुई हैं हम उनको डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में लिखी हुई है और मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। तो एन भी, एल स्क्वायर भी और बी भी डिवाइड में लिख दिया। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आप। जो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ई एम एफ 12 थी, नंबर ऑफ टर्न्स 200 थे, लेंथ गिवन थी आपको, तमाम वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट किया। जवाब हमें मिल जाएगा यहाँ पर 46.87 रेडियन पर सेकंड। यानी अगर कॉइल एक सेकंड में तकरीबन 47 रेडियन पर सेकंड 47 रेडियन का एंगल बनाता है तो वो कितनी ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, 12 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा। लेट्स से अगर उससे ज़्यादा घूम जाता है तो उसका मतलब क्या होगा, वो ज़्यादा ईएमएफ को इंड्यूस, क्योंकि ओमेगा जो है ईएमएफ से डायरेक्ट रिलेशन में होती है। जितना ज़्यादा घूमता है कॉइल ईएमएफ उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हमारा जो टॉपिक था वो डीसी जनरेटर था। देखिए जनरेटर तो हमने पहले भी डिस्कस किया, और जनरेटर बेसिकली क्या होता है, जनरेट करता है, बेसिकली कन्वर्टर है एक तरह का। कन्वर्ट क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमें एसी जनरेटर देखा था कि ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर क्या होता है। यहाँ पर हमें आज बात करनी है डीसी जनरेटर के हवाले से। तो डीसी जनरेटर की डेफिनेशन क्या है, तो डीसी जनरेटर की जो है बेसिकली डेफिनेशन यही है कि डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। बस फर्क इतना है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी के फॉर्म में देता है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में आपको सप्लाई करता है, डीसी की फॉर्म में सप्लाई करता है। ये डिफरेंस सिर्फ इन दोनों में होता है। इसके बाद ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, हम इसको देखते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, तो ये काम करता है फैराडेज लॉ के प्रिंसिपल पर। तो फैराडेज लॉ का प्रिंसिपल क्या है, फैराडेज लॉ का प्रिंसिपल ये होता है कि जब किसी कॉइल को या किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में आप घुमाते हैं तो फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। हम इसे फैराडेज लॉ का प्रिंसिपल कहते हैं। तो आप इस डायग्राम में भी बखूबी देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमसे इस डायग्राम में हमने देखा कि कॉइल मुसलसल रोटेट कर रहा है। आपने इसे रोटेट करवाना है क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी आपकी तरफ से होगी, और वो मैकेनिकल एनर्जी से जो बल्ब यहाँ लगा हुआ है बल्ब ऑन हो जाएगा। तो इसका मतलब इस बल्ब को ऑन रखने के लिए आपको मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करनी है। सप्लाई करने के बाद होगा क्या, कॉइल मूव करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उसके चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से बल्ब ऑन हो जाता है। तो ये इसका प्रिंसिपल था डीसी जनरेटर का। अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि डीसी जनरेटर में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। तो डीसी जनरेटर बनाने के लिए वही तमाम चीज़ें होती हैं जो एसी जनरेटर में होती हैं। यानी मैग्नेट चाहिए होता है आपको, फील्ड मैग्नेट के अलावा आपको कॉइल चाहिए होता है जिसको हम आर्मेचर वहाँ कह रहे थे। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है कार्बन के ब्रशेस चाहिए होते हैं, और साथ में आपको यहाँ पर आपको कम्यूटेटर चाहिए होता है। ये फ़र्क है ज़रा सा इसमें कि एसी जनरेटर के अंदर हम स्लिप रिंग यूज़ करते हैं और डीसी जनरेटर के अंदर हम स्लिप रिंग यूज़ नहीं करते, हम स्प्लिट रिंग कर देते हैं। एक रिंग को हम दो हिस्सों में स्प्लिट करते हैं, जिसके बारे में हम अभी अगली स्लाइड में बात करते हैं। तो फील्ड मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं, हमें कॉइल यूज़ करते हैं इसके अंदर। इसके अलावा कम्यूटेटर और कार्बन ब्रशेस यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। तो ये तमाम कार्बन ब्रश हो गया, आर्मेचर, फील्ड मैग्नेट, तो इसी जनरेटर में थे। बस यही एक फ़र्क है कि यहाँ कम्यूटेटर लगा होता है, और कम्यूटेटर क्या काम करता है इस चीज़ को हम अभी देखते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। इसकी वर्किंग, एसी जनरेटर काम कैसे करता है। तो एसी जनरेटर काम बिल्कुल डीसी जनरेटर की तरह ही करता है जैसे वो प्रोड्यूस करता है। बस फ़र्क इतना कि एसी जनरेटर की जो वेव फॉर्म थी वो कुछ ये प्रोड्यूस होती है, एसी जनरेटर की वेव फॉर्म कुछ ऐसे होती है। ये एसी जनरेटर का आउटपुट था, और डीसी जनरेटर का आप आउटपुट देख सकते हैं कि डीसी जनरेटर का आउटपुट कैसा हो रहा है, वो कुछ इस तरह का हो रहा है। तो फ़र्क क्या है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट साइकिल पॉजिटिव था, सेकंड साइकिल नेगेटिव था। इसका मतलब बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है करंट की, पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में फिर नेगेटिव डायरेक्शन में। ऐसा करंट जो डायरेक्शन चेंज करता है उसे क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। लेकिन यहाँ देखें क्या हो रहा है कि पहले भी पॉजिटिव साइकिल था, फिर पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव तो हुआ नहीं। इसका मतलब डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही। अगर डायरेक्शन चेंज ना हो तो इसे डीसी कहा जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे डीसी प्रोड्यूस होता है। क्यों होता है डीसी प्रोड्यूस,
तो इसको बात करते हैं। डीसी प्रोड्यूस करने के लिए हमने भी देखा था डीसी जनरेटर की स्लाइड के अंदर कि हम यहाँ पे कम्यूटेटर चीज़ देख रहे थे। कम्यूटेटर क्या चीज़ होती है? तो कम्यूटेटर कुछ ये होता है कि हम जो है जनरेटर के कॉइल के साथ एक रिंग लेते हैं, रिंग के दो हिस्से कर देते हैं, जिसके बाद हम इसे स्लिप रिंग नहीं कहते, हम इसे कहते हैं स्प्लिट रिंग। एसी जनरेटर के अंदर दो स्लिप रिंग होते हैं, इसके अंदर एक रिंग को दो हिस्सों में स्प्लिट कर देते हैं, जिसको स्प्लिट रिंग कहते हैं, और यहाँ पे हम इसे कम्यूटेटर भी कह रहे हैं। कम्यूटेटर का बेसिक काम यही होता है यहाँ पर कि कम्यूटेटर जो है एसी को डीसी में चेंज करता है। अगर आपको एसी को डीसी में चेंज करवाना है तो आपको यूज़ करना चाहिए क्या चीज़? आपको यूज़ करना चाहिए कम्यूटेटर। अगर आप कम्यूटेटर की जगह दो स्लिप रिंग यूज़ कर लेते हैं तो ठीक है, स्लिप रिंग यूज़ करने पर होगा क्या? स्लिप रिंग यूज़ करने पर होगा ये कि आपको जो है एसी सप्लाई मिलेगी, डीसी सप्लाई नहीं मिलती। तो अगर आपको डीसी सप्लाई चाहिए, यानी अगर आपको ये वाली वेव फॉर्म एसी वाली नहीं चाहिए, आपको ये चाहिए, ये पल्सेटिंग डीसी कहलाता है। तो अगर आपको पल्सेटिंग डीसी चाहिए तो आपको कौन सा जनरेटर यूज़ करना चाहिए? आपको डीसी जनरेटर यूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं डीसी है क्या। तो डी बेसिकली डायरेक्ट और सी करंट था। डायरेक्ट करंट कौन सा करंट होता है? दैट इज फ्लोइंग ओनली वन डायरेक्शन या यूनि डायरेक्शन, ऐसा करंट जो एक ही डायरेक्शन में जाए। तो देखें इसके पास दो डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में, बार बार पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है ये करंट। इसका मतलब ये यूनि डायरेक्शन तो नहीं हुआ, इसीलिए हम इसे एसी कहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें आप कि यहाँ पर जो है ये एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। और अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करता तो फिर कैसे एसी बोलना चाहिए? हम कहेंगे इसे एसी तो नहीं बोल सकते, फिर क्या बोले? इसे डीसी बोलते हैं। तो डीसी हुआ क्यों ये? एसी से डीसी कैसे हो गया ये? तो हम उस पर बात करते हैं। यहाँ पर दो डायग्राम आप देख रहे हैं, केस 1B और केस 2 की दो डायग्राम्स हैं। इन डायग्राम के अंदर देखें एनएच यानी मैग्नेट गिवन नॉर्थ साउथ पोल है, इसके बीच में आपको एक कॉयल नजर आ रहा है जिसके वर्टेक्स हैं ABCD। कॉयल आपके पास यहाँ पे भी वही है, जबकि FE जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं यहाँ पर, ये बेसिकली कम्यूटेटर है जिसके हमने एक रिंग के दो पार्ट के, इसको स्प्लिट रिंग कहते हैं। XY आप देख रहे हैं ये कार्बन ब्रशेस हैं, यहाँ पर हम लोड इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम जब कॉयल को रोटेट करते हैं कुछ इस डायरेक्शन में, तो रोटेट करने पर होता ये है ये कि कॉयल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है। करंट की डायरेक्शन देखें पहले क्या है, A से B, B से C, C से D, D से फिर कहाँ पर आया? Y में, Y से फिर लोड में लेफ्ट साइड पर, फिर ये A की तरफ आया। अब जब ये घूम जाता है, घूमने के बाद क्या होता है? जहाँ पर CD था वहाँ पर AB वाला हिस्सा आ जाता है, जहाँ पर AB वाला हिस्सा था वहाँ पर CD वाला हिस्सा है। फिर हमने इसको घुमाया दोबारा। जब हमने दोबारा इसको घुमाते हैं, रोटेट करवाते हैं, तो रोटेट करवाने पर फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि अब जो करंट फ्लो कर रहा है वो CD से D से C की तरफ जा रहा है, C से B की तरफ जा रहा है, B से फिर कहाँ जा रहा है? फिर B से जा रहा है वो Y की तरफ, Y से जा रहा है लोड की तरफ। तो आपने नोटिस ये किया कि दोनों में जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। वो डायरेक्शन क्या है? यहाँ पे करंट कुछ इस डायरेक्शन से जा रहा है, यहाँ पे भी करंट कुछ इस डायरेक्शन से जा रहा है। इसका मतलब दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है। आप कह सकते हैं ये डायरेक्शन कौन सी है? तो ये डायरेक्शन है, और इसे क्लॉकवाइज, इसे भी क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। इसका मतलब डायरेक्शन तो करंट की चेंज नहीं हुई। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो तो उसे कौन सा करंट कहा जाता है? डीसी कहा जाता है। तो यहाँ पर डीसी प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हमने डीसी को समझा। अब हम बात करने जा रहे हैं एसी के बारे में। तो एसी के बारे में हमने पहले डिस्कशन कर लिया था कि एसी क्या होता है। ऐसा करंट होता है जो बार बार डायरेक्शन को चेंज करता है। पहले वो देखें पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, फिर वो डायरेक्शन चेंज करता है, फिर वो कुछ इस तरह जाता है। यानी पहले करंट की डायरेक्शन ये होती है, और ये होने का मतलब आपकी है क्लॉकवाइज। उसके बाद फिर जो है ये एंटी क्लॉकवाइज में चलता है करंट। तो एंटी क्लॉकवाइज कुछ ये होता है। तो करंट जो चेंज होता है वो कहलाता है एसी, जो चेंज ना हो वो डीसी कहलाता है। तो यहाँ देखें दो रिंग थे और पिछले के अंदर एक ही रिंग था जिसको हमने दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करते थे। अब हम बात करने जा रहे हैं एसी और डीसी का कंपेयर करते हैं कि एसी और डीसी में आखिर फ़र्क क्या होता है। तो पहला फ़र्क तो डेफिनेशन का ही फ़र्क होता है। तो हमने देखा कि एसी वाला करंट क्या होता है? एसी वाले करंट के अंदर डायरेक्शन चेंज होती है, रिवर्स होती रहती है, पहले प्लस तो माइनस, फिर माइनस तो प्लस। लेकिन डीसी वाले करंट के अंदर डायरेक्शन सेम रहती है। इसके अलावा अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं कि एक सेकंड में कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो आमतौर पर पाकिस्तान में तो 50 होता है, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक के अंदर 60 भी हम इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंसीज को। तो कुछ ममालिक में करंट एक सेकंड में 50 बार डायरेक्शन चेंज करता है, कुछ में एक सेकंड में 60 बार चेंज करता है। लेकिन डीसी की डायरेक्शन चेंज नहीं करते, तो डीसी की फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं? जीरो होती हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बाई डायरेक्शन होता है। बाई डायरेक्शन से मुराद कभी क्लॉकवाइज जाता है तो कभी एंटी क्लॉकवाइज जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं बाई डायरेक्शन करंट एसी की। जबकि डीसी की एक ही डायरेक्शन होती है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करता। तो एसी जनरेटर को हासिल करने के लिए आप ऑल्टरनेटर यूज़ करते हैं, यानी एसी जनरेटर यूज़ करते हैं। जबकि
डीसी को हासिल करने के लिए आप बैटरी यूज़ कर सकते हैं, सोलर सेल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या यूज़ करते हैं, आप जनरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। अपने आप इस लेक्चर को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है।